नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम वीरता, संघर्ष और बलिदान का पर्याय है। हाँ बिल्कुल। छत्रपति संभाजी महाराज। हाँ हमारे पास छावा द सागा ऑफ संभाजी फिल्म से जुड़े कुछ आप कह सकती हैं दस्तावेज और नोट्स हैं जी। और इनके जरिए हम संभाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये जो हमारे पास जानकारी है इसके आधार पर देखते हैं। तो हमारे हाथ में है इस फिल्म की कहानी के कुछ अहम हिस्से, कुछ नोट्स। आज हमारा काम है इन कागजात के आधार पर संभाजी महाराज की जिंदगी की अहम घटनाओं, उनके सामने आई चुनौतियों और इतिहास पर उनके असर को जरा टटोलना। हाँ, गहराई से देखते हैं इसको। कहानी शुरू होती है एक बड़े सदमे से। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन। बहुत बड़ा झटका था वो। हाँ, दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब को लगता है बस अब मराठा ताकत का खेल खत्म। उसे तो लगा कि बस अब दक्कन हाथ में आ गया। हाँ, उसे लगा कि शिवाजी के बिना ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। लेकिन तभी सामने आते हैं शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज और हालात एक नया मोड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर खोलते हैं इस कहानी की परतें। जरूर। देखिए, शिवाजी महाराज की मौत यकीनन मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। और जैसा आपने कहा, औरंगजेब बहुत खुश था। हाँ, वो सोच रहा था कि अब दक्कन मतलब दक्षिण भारत का ये जो इलाका है आसानी से मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज का गद्दी संभालना उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। और ये आसान नहीं था उनके लिए, जैसा कि आप कह रही थी। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि उन्हें सिर्फ बाहरी दुश्मन यानी मुगलों से ही नहीं लड़ना था, घर में भी चुनौतियां थीं, है ना? बिल्कुल। जैसा कि इन नोट्स में जिक्र है, उनकी सौतेली माँ रानी सोयराबाई जी। और दरबार के कुछ ताकतवर लोग चाहते थे कि संभाजी के छोटे सौतेले भाई राजाराम गद्दी पर बैठे। हाँ, ये अंदरूनी सियासत थी। ये तो शुरुआत ही काफी उलझी हुई लगती। बिल्कुल, ये अंदरूनी सियासत, ये साजिशें, ये संभाजी महाराज के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी। उन्हें ना सिर्फ अपना हक जताना था, बल्कि उन लोगों को भी काबू में करना था जो उनके खिलाफ थे। लेकिन उन्होंने बड़ी तेजी और दृढ़ता से हालात संभाले। औपचारिक तौर पर छत्रपति का पद संभाला और फिर ऐसा कदम उठाया जिसने औरंगजेब को सच में हिलाकर रख दिया। आप बुरहानपुर पर हुए हमले की बात कर। हाँ बिल्कुल। इन नोट्स में उसे एक बहुत ही दिलेर और चौंकाने वाला हमला बताया गया। सही। ऐसा लगता है जैसे संभाजी महाराज ने गद्दी संभालते ही ऐलान कर दिया कि वो दबने वाले नहीं हैं। सही कहा आपने। बुरहानपुर उस वक्त मुगलों का एक बेहद अहम और आप कह सकते हैं अमीर सूबा था, दक्कन का प्रवेश द्वार जैसा। अच्छा। संभाजी महाराज ने उस पर इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगलों को भारी नुकसान हुआ। ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी। नहीं, ये एक रणनीतिक संदेश था, सीधा औरंगजेब को कि शिवाजी महाराज का बेटा उनसे भी 2 कदम आगे है। ये दिखाता है कि संभाजी सिर्फ बचाव की लड़ाई नहीं, बल्कि आक्रामक रुख अपनाने में भी माहिर थे। और इसके बाद तो जैसे एक लंबा और भयानक युद्ध शुरू हो गया। 9 साल, ये एक छोटा वक्त नहीं होता। बहुत लंबा समय है। और वो भी सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ, जिसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब, जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शासक था, अपनी पूरी शाही फौज, अपने बेहतरीन सेनापति, सब कुछ लेकर दक्कन में आधम का। पूरी ताकत से उसने कसम खाई थी कि वो मराठों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, संभाजी को झुका देगा। ये उसके लिए आप कह सकते हैं इज्जत का सवाल बन गया था। अच्छा। वो सालों तक दक्कन में डेरा डाले रहा। लेकिन संभाजी महाराज टिके रहे। इन विवरणों से पता चलता है कि वो गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई में बहुत माहिर थे। हाँ बिल्कुल। क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि उनकी रणनीति कैसे काम करती थी? कैसे वो इतनी बड़ी मुगल फौज को बार बार चकमा देते रहे? जरूर। देखिए, मराठों की असली ताकत ही सह्याद्री के पहाड़ और घाटियां। उनका इलाका? हाँ, उनका इलाका। संभाजी महाराज इस इलाके को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनकी रणनीति थी छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करो, दुश्मन को जितना हो सके नुकसान पहुंचाओ और फिर तेजी से गायब हो जाओ। अच्छा। वो मुगलों की सप्लाई लाइनों पर हमला करते, उनके छोटे ठिकानों को निशाना बनाते। बड़ी लड़ाई से बचते थे। हाँ, बड़ी लड़ाइयों से बचते थे जहां मुगलों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने मुगल सेना को लगातार परेशान रखा, उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। हाँ। औरंगजेब की भारी भरकम फौज इन पहाड़ों में उतनी कारगर नहीं थी जितने खुले मैदानों में। वो इस पहाड़ी चूहे की रणनीति से सच में बहुत खींच गया था। कमाल है। यानी एक तरफ विशाल शाही सेना, दूसरी तरफ गिने चुने संसाधनों के साथ लड़ते मराठे। बिल्कुल। तक टक्कर देना।
आसान नहीं था। और इन नोट्स में महारानी येसुबाई का भी अहम जिक्र है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक रानी ही नहीं थी, बल्कि संभाजी महाराज की ताकत का एक जरूरी हिस्सा थी। बिल्कुल सही कहा आपने। महारानी येसुबाई का किरदार अक्सर इतिहास में उतना उजागर नहीं होता, लेकिन इन स्रोतों से साफ है कि वो असाधारण महिला थी। जी। जब संभाजी महाराज युद्ध के मैदान में मुगलों से लोहा ले रहे होते थे, तब येसुबाई पीछे रायगढ़ में या जहां भी राजधानी होती, हाँ, राज्य का पूरा कामकाज संभालती थी। प्रशासन, न्याय, दरबारियों से तालमेल, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, यानी पूरा बैकएंड वो संभाल रही थी। हाँ, बिल्कुल। वो संभाजी की सबसे भरोसेमंद सलाहकार और साथी थी। उनकी ये साझेदारी संभाजी महाराज को भारी मोर्चे पर ध्यान लगाने की आज़ादी देती थी। ये दिखाता है कि मराठा साम्राज्य में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम हो सकती थी, ना कितना जरूरी होता है, खासकर इतने बड़े संघर्ष में। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है, विश्वासघात। हाँ। इतनी बहादुरी, इतनी सफलता के बाद भी अंत अंदरूनी धोखे से हुआ। हाँ, ये विडंबना ही है। कई सालों तक औरंगजेब की लाखों की फौज संभाजी महाराज को पकड़ नहीं पाई। वो लगातार जगह बदलते रहे, दुश्मनों को चकमा देते रहे, लेकिन आखिर में, जैसा इन नोट्स में बताया गया है, उनके अपने ही एक रिश्तेदार गणोजी शिर्के, उन्होंने मुगलों को उनका ठिकाना बता दिया, संगमेश्वर नाम की जगह पे। हाँ, संगमेश्वर में। वो अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ एक बैठक कर रहे थे। क्या इन दस्तावेजों में इस बात का कोई संकेत है कि शिर्के ने ऐसा क्यों किया? कोई पुरानी दुश्मनी या मुगलों का लालच? देखिए, स्रोत इस पे थोड़ा अलग अलग बातें कहते हैं। अच्छा। कुछ का मानना है कि शिर्के की संभाजी महाराज से कोई पुरानी रंजिश थी, शायद वतनदारी या जमीन जायदाद को लेकर कोई मसला था। कुछ कहते हैं कि मुगलों ने उसे बड़ा लालच दिया था। वजह जो भी रही हो, नतीजा भयानक हुआ। नतीजा ये हुआ कि मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने अचानक संगमेश्वर पर धावा बोल दिया। संभाजी महाराज और उनके साथ मौजूद कवि कलश उनके सलाहकार और दोस्त। हाँ, सिर्फ कवि नहीं, अहम सलाहकार और दोस्त भी थे। वो लोग तैयार नहीं थे इस हमले के लिए, अनप्रिपेयर्ड थे। और वहां क्या हुआ? जाहिर है उन्होंने लड़ने की कोशिश की होगी। बिल्कुल। बताया जाता है कि वहां जबरदस्त लड़ाई हुई। संभाजी महाराज और कवि कलश ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। आखिरकार उन्हें और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। ओह। ये मराठा इतिहास के सबसे, आप कह सकते हैं, काले दिनों में से एक था। उन्हें जंजीरों में जकड़कर अपमानित करके औरंगजेब के सामने पेश करने के लिए ले जाया गया। वो मंजर कैसा रहा होगा? एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह अपनी जीत के नशे में चूर, और दूसरी तरफ जंजीरों में बंधा हुआ, हारा हुआ, लेकिन फिर भी सिर ऊंचा रखे मराठा छत्रपति। बिल्कुल। इन नोट्स में औरंगजेब की पेशकश का जिक्र है, जो सिर्फ राजनीतिक नहीं लगती, कुछ और भी था उसमें। सही कहा। औरंगजेब ने संभाजी के सामने शर्तें रखी जो बेहद अपमानजनक थीं। क्या शर्तें थीं? उसने कहा, अपना सारा खजाना सौंप दो, अपने किले दे दो, उन सभी मराठा सरदारों के नाम बताओ जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है। अच्छा। और सबसे बड़ी शर्त, इस्लाम कबूल कर लो। ओ, धर्म परिवर्तन। हाँ, अगर ये सब मान लेते हो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। ये सिर्फ एक राजा को झुकाने की कोशिश नहीं थी। नहीं, ये उसके स्वाभिमान, उसके धर्म, उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश थी। लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। नहीं झुके। उन्होंने इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या होगा। ये साहस तो अकल्पनीय लगता है। यहीं पर संभाजी महाराज की कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। उन्होंने मौत को चुना, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उन्होंने औरंगजेब को साफ कह दिया कि वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और स्वराज का सपना वो नहीं त्यागेंगे। उनका ये इनकार सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी आत्मा की आवाज थी। और इस इनकार का नतीजा भयानक था। औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया होगा। बिल्कुल। औरंगजेब शायद सोच रहा था कि मौत का डर वो संभाजी को तोड़ देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका अहंकार, आप कह सकते हैं, बुरी तरह चोट खा गया। उसने हुक्म दिया कि संभाजी महाराज और कवि कलश को तड़पा कर मारा जाए। तड़पाकर? हाँ। इन स्रोतों के मुताबिक ये यातनाएं लगभग 40 दिनों तक चली। 40 दिन? उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनकी जबान काट दी गई, उनकी खाल उधेड़ी गई। तकलीफें ऐसी थी जिनकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। सच में। लेकिन इन सारी तकलीफों के बावजूद संभाजी महाराज ने उफ तक नहीं की। इस्लाम कबूल नहीं किया,
आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें बेहद क्रूरता से मार दिया गया। उनका शरीर टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। औरंगजेब को लगा कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया है, मराठा हौसले को कुचल दिया है। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, है ना? बिल्कुल। उनकी मौत ने मराठों को तोड़ने के बजाय और ज्यादा भड़का दिया। यही सबसे अहम बात है इस कहानी की। औरंगजेब की सोच गलत साबित हुई। संभाजी महाराज की ये शहादत, ये कुर्बानी, ये बेकार नहीं गई। जब मराठों तक ये खबर पहुंची कि उनके राजा ने कितनी बहादुरी और शान से मौत को गले लगाया लेकिन झुके नहीं, तो उनमें दुख के साथ साथ जबरदस्त गुस्सा और एक संकल्प भर गया। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, नहीं, ये उनके स्वाभिमान पर हमला था, उनके धर्म पर हमला था। तो ये जन युद्ध वाली बात यहीं से शुरू होती है, मतलब लड़ाई अब सिर्फ सेना की नहीं रही। बिल्कुल। संभाजी महाराज की शहादत ने जैसे बारूद में आग लगा दी। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ सरदारों या सैनिकों की नहीं रही, ये आम मराठा मानुस की लड़ाई बन गई। हर कोई शामिल हो गया। हाँ, हर घर से लोग उठ खड़े हुए। औरतें, बूढ़े, जवान, सब ने मुगलों के खिलाफ हथियार उठा लिए, या जिस तरह भी हो सका उन्होंने संघर्ष में अपना योगदान दिया। ये एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय प्रतिरोध था। मराठे पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और संकल्पित हो गए। राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई, संताजी घोड़पड़े, धनाजी जादव जैसे नेताओं ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। और इसका असर मुगल साम्राज्य पर क्या पड़ा? औरंगजेब तो दक्कन जीतने आया था। औरंगजेब दक्कन जीतने आया था, लेकिन वो यहीं उलझ कर रह गया। मराठों का ये लगातार चलता प्रतिरोध, ये मुगल साम्राज्य के लिए एक नासूर बन गया। इसमें बेहिसाब पैसा, संसाधन और जाने लगी। औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी, आप मानिए 25-26 साल दक्कन में ही भटकता रहा। 25 साल? हाँ, लेकिन वो मराठों को पूरी तरह कुचल नहीं पाया। आखिरकार 1707 में उसकी मौत भी दक्कन में ही हुई। अच्छा। और वो अपने पीछे एक कमजोर और खोखला होता हुआ साम्राज्य छोड़ गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि मराठों के साथ ये लंबी और महंगी लड़ाई ये मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में से एक थी। तो ये तो बड़ी विडंबना है। हाँ, विडंबना देखिए, संभाजी महाराज की शहादत ने न सिर्फ मराठों को नई जिंदगी दी, बल्कि मुगलों के पतन की नींव भी रख दी। तो जो कहानी हार से शुरू होती दिख रही थी, वो असल में एक नई और ज्यादा ताकतवर शुरुआत बन गई। बिल्कुल। फिल्म के ये अंश शायद इसी विरासत को सामने लाते हैं। संभाजी महाराज एक हारे हुए राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे अमर शहीद के रूप में याद किए जाते हैं जिसने अपने लोगों और अपनी आज़ादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। बिल्कुल। उनकी कहानियां में बताती हैं कि असली हार हथियार डाल देना है, सिद्धांतों से समझौता कर लेना है। संभाजी महाराज ने वो नहीं किया। सही बात है। उनकी कहानी व्यक्तिगत हिम्मत, अपने ध्येय यानी स्वराज के प्रति अटूट निष्ठा और एक नेता के बलिदान के दूरगामी असर का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये दिखाती है कि जुल्म और दमन आखिरकार प्रतिरोध को और मजबूत ही करते हैं। तो हमने आज इन स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे संभाजी महाराज ने मुश्किल हालात में सत्ता संभाली, अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों का सामना किया, औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाह को 9 साल तक कैसे टक्कर दी, महारानी येसुबाई ने कैसे एक मजबूत साथी की भूमिका निभाई, कैसे एक विश्वासघात ने उन्हें दुश्मन के हाथों तक पहुंचाया, और कैसे उनकी शहादत ने मराठा इतिहास की धारा ही बदल दी। हाँ, उनकी शहादत एक अंत नहीं थी, बल्कि मराठा प्रतिरोध की एक नई, आप कह सकते हैं, सुबह थी। ये कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज भी हमें हिम्मत, स्वाभिमान और अपने आदर्शों पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल। ये बताती है कि एक अकेले इंसान का बलिदान भी पूरे राष्ट्र की तकदीर बदल सकता है। सच है। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं, किसी नेता का व्यक्तिगत त्याग, उसकी शहादत किस हद तक एक राष्ट्र के हौसले और उसके भविष्य को दिशा दे सकती है, खासकर तब जब वो बाहरी ताकतों के जुल्म का सामना कर रहा हो। संभाजी महाराज का जीवन इस सवाल का एक बहुत गहरा जवाब देता है। इस पर जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल।